गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम हिंदी का अपना लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। व्याकरण का क्या नाम है? भाषा और लिपि। आज समझेंगे हम कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं इसको। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वाक शक्ति या बोलने की ताकत प्रकृति ने सभी जीवों को दी है। वाक शक्ति, वाक मतलब होता है बोलना, बोलने की शक्ति या कह सकते हैं बोलने की ताकत प्रकृति ने, नेचर ने हम सभी को दी है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, सभी को दी है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी अपनी अपनी आवाज में कुछ बोलते हैं। आप कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी कुछ भी ले लीजिए, सब बोलते हैं। चाहे आपको उनकी भाषा समझ में ना आती हो, लेकिन बोलते तो है ना वो। मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। जितने भी जानवर हैं सब बोलते हैं। पशु पक्षी अपने मुंह या गले से जो आवाज निकालते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, उनका कुछ मतलब भी होता ही होगा। ठीक है, अब जो जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अपने गले से कुछ ना कुछ आवाज़ तो निकालते ही हैं वो। कुछ ना कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ध्वनियाँ, और उनका कुछ मतलब भी होता होगा। शायद हमको ना समझ में आता हो और हमारी बात क्या पता उनको समझ में ना आती हो। इन ध्वनियों द्वारा ये अपने दुख, सुख, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव या अनुभव को प्रकट करते हैं। और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से जानवर जो होते हैं, अगर वो खुश हैं तो भी इसी तरह से कुछ बिहेव करेंगे, आवाज़ निकालेंगे। दुखी हैं तो कुछ आवाज़ निकालते हैं। खुशी, दुख, भाव, जो भी फीलिंग है वो अपनी आवाज़ निकाल के ही व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप और हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, खुशी होते हैं तो हम बोलते हैं, खुश रहते हैं, है ना? इसी तरह से पक्षियों के सुबह शाम चहचहाने और किसी चीज़ से डर कर चीखने चिल्लाने या कुत्ते की प्यार से लुटकानियाँ लगाने, कुकवाने की आवाज़ और गुस्से से गरज गुर्राने या भौंकने की ध्वनि के अंतर से उसके भाव को पहचाना जा सकता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जैसे कि सुबह आप देखते हैं कि सुबह शाम पक्षियाँ चहचहाते हैं। ठीक है, जैसे उसके उनके पास आप जाओगे तो उड़ जाते हैं डर के, है ना? जैसे कुत्ता अगर किस तरह की आवाज़ निकाल रहा है तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो डर में निकाल रहा है या खुशी से निकाल रहा है। ठीक है, या गुस्से से आवाज़ निकाल रहा है, पता लग जाता है ना आपको भी? तो ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं उनकी आवाज़ों से। ऐसे ही मनुष्य ने भी आराम में आरंभ में कुछ इस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करना शुरू किया होगा। अब देखिए, जिस प्रकार की ध्वनियाँ कुत्ते, बिल्ली ये सब आज निकाल रहे हैं, तो ऐसी ही ध्वनियाँ जो हम इंसान, आप और मैं हैं, बहुत हज़ारों साल पहले जो इंसान हुआ करता होगा, वो भी इस तरह की कुछ आवाज़ निकालता होगा, टेढ़ी-मेढ़ी, छोटी-फोटी सी। और आज वो कितनी सारी आवाज़ें निकाल पाता है। सबसे ज़्यादा आवाज़ें निकाल पाता है इंसान, ठीक है? वो भी कहीं से शुरू हुआ होगा। फिर इन ध्वनियों को व्यवस्थित करके एक दूसरे के साथ मिलाया होगा और इन्हें किसी भाव, विचार या वस्तु आदि के साथ जोड़ दिया गया होगा। इस तरह भाषा का जन्म हुआ होगा। अतः कह सकते हैं, अब देखिए, सबसे पहले उसने कुछ इंसान ने कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, फिर 1-2 आवाज़ों को जोड़ा होगा, फिर अलग-अलग वस्तुओं को कुछ नाम दिया होगा, है ना? अगर मैं दुःख हूँ तो इसको ये कहेंगे, अगर मैं खुश हूँ तो इसको ये कहेंगे। इसी तरह से मेल-जोड़ कर के अलग-अलग ध्वनियों को, आवाज़ों को मेल-जोड़ कर के उसने भाषा को इजाद किया, मतलब भाषा बनाई, जिससे वो एक-दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कर सके, अपने भाव शेयर कर सके, ठीक है? और इस तरह से किसी भाषा का जन्म भी हुआ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के व्यवस्थित सार्थक समूह को भाषा कहते हैं, जिससे भावों या विचारों का आदान-प्रदान होता हो। इसलिए हम कह सकते हैं ध्वनियाँ क्या हैं और भाषा क्या है? अलग-अलग ध्वनियों को जब एक पर्टिकुलर, एक व्यवस्थित रूप से हम मिला के बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया क, ल, कुछ बना? नहीं बना। अब मैं इन दोनों को जोड़ के बोलूँ क, ल, कल, इसका कुछ मतलब बन गया? कल मतलब आने वाले समय की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, जब अलग-अलग थे तो कुछ मतलब नहीं था, जब मैं इन दोनों को जोड़ दिया तो एक मतलब बन गया। इसी तरह से कुछ हज़ारों सालों पहले इसी तरह अलग-अलग ध्वनियों को जोड़-जोड़ के एक भाषा का आविष्कार या उत्पन्न हुआ होगा, जिससे कि वो अपने भावों को,
अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। अनुपस्थिति में संदेश छोड़ने, किसी दूर रहने वाले व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाने या अपने किसी भाव या विचार को स्थायी बनाए रखने के लिए आदमी ने अपनी ध्वनियों को कुछ रेखा चित्र या चिन्ह बनाने शुरू कर दिए होंगे। इस तरह भाषा का लिखा जाने आरंभ हुआ होगा, अर्थात भाषा दो प्रकार की हो गई होगी। अब देखिए हुआ क्या कि जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके सामने आसपास जो है बस वही बात सुन सकता, समझ सकता था। कुछ सालों बाद, कुछ हजारों सालों बाद उसने उनको एक रूप देना शुरू कर दिया कि अगर मेरे गले से आवाज निकली तो वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मेरे गले से आवाज निकली ई तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य ने, इंसान ने अपनी ध्वनियों को एक आकार, एक रूप, एक चित्र देना शुरू कर दिया होगा, जिससे कि भाषा का लिखित रूप बना। ठीक है, और इसका क्या क्या फायदा होता होगा कि अपनी बात किसी ऐसे तक पहुंचाना जो कि वहां पे मौजूद नहीं है, किसी दूर को समझाना, लिख के पहुंचाना कुछ, है ना। तो इसी तरह से भाषा दो प्रकार की हो गई होगी। सबसे पहले तो मौखिक भाषा थी, बोल बोल के बताना। फिर लिखने की जरूरत पैदा हुई होगी तो वो हो गई लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा दो तरह की होती है, लिखित, ओ सॉरी, मौखिक या कथित भाषा, या फिर लिखित। कथित भाषा को मौखिक भाषा भी कह सकते हैं। ध्वनियों के लिए निश्चित रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब देखिए जो ध्वनियां निकली उनके जो चिन्ह है तो उसको लिखा कैसे जाएंगे, उसको लिपि कहते हैं। जैसे कि मेरे गले से आवाज निकली अब लिखा कैसे जाएगा, इस तरह से, तो ये हो गई उसकी लिपि। की लिपि ये है, ई की लिपि ये है। ठीक है, लिपि सोच सकते हैं उसको बनावट, अक्षर बनावट, उसकी बनावट के हम उसको लिखेंगे कैसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो। बोल तो दिया मैंने ई, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ई क्या लिखूं, तो मैंने ये चिन्ह मान लिया कि अगर मैं ई बोलूंगा तो मैं ये लिखूंगा। ठीक है, मनुष्यों के एक वर्ग या समूह का अपने से कुछ दूर रहने वाले दूसरे वर्ग या समूह के लोगों से भी मेलजोल होने लगा होगा। अब जब से लिखित भाषा शुरू हो गई तो अपना मैसेज वो लिख के भेजते होंगे, व्हाट्सएप पे नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप तो नहीं, किसी कागज पर या किसी पेड़ की छाल पर लिख के भेजते होंगे, है ना। जो दूर के किसी को मैसेज पहुंचाना हो, कुछ संदेश पहुंचाना हो, ऐसे किया होगा उन्होंने। एक ही नहीं, कई समूह या वर्ग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे होंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग मिलने जुलने लगे होंगे आपस में। अब आपस में बातचीत करके या लिखने के लिए मिली जुली भाषा बनी होगी जिससे सब लोग समान रूप से समझते हो। अब देखिए यहाँ पे कोई भाषा बोलता है, वहां कोई भाषा बोलता है, इधर किसी और की भाषा है, इधर कौन सी भाषा है। तो जब एक समानता आई कि अगर सभी के घर से ई निकलेगा तो सब ई को ये समझेंगे। ठीक है, कि सभी ई को यही समझेंगे। ये एक डिसाइड कर लिया गया होगा सभी लोगों द्वारा कि अगर हम सब ई बोलेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, जिससे कि भाषा का एक रूप बन सके। इस भाषा में कोई गड़बड़ी या मनमानापन ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना लिए गए हैं जिससे भाषा व्यवस्थित रहे। अब देखिए भाषा तो बन गई, अब इसके कुछ नियम बनाए गए। क्यों? क्योंकि कोई ये ना कहे कि मैं तो ई ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ई ऐसे बनाऊंगा, ई मैं ई ऐसे ना बना के मैं ई बनाऊंगा ऐसे करके। तो ऐसा ना हो कि एक समान रूप रहे, तो इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए ताकि भाषा एक जैसी रहे। उसे कहते हैं व्याकरण। भाषा को व्यवस्थित बनाए रखने के वाले नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा के जिसमें नियम लिखे होते हैं, ठीक है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश की व्याकरण को ग्रामर कहते हैं हम, हिंदी की व्याकरण को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश की भाषा के रूल्स होते हैं कि इसके बाद ये आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसी तरह से हिंदी में भी व्याकरण होती है। ठीक है, इसमें पूरे नियम होते हैं कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा, कहाँ आएगा, कैसे बनेगा।
संसार में अनेक भाषाएं हैं। आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी भाषाएं हैं। संसार की बात क्यों करें? एक ही देश में अनेक भाषाएं और बोलियां पढ़ी लिखी और बोली जाती है। अब संसार तो छोड़िए, आप अपने इंडिया को ही देख लीजिए, हम अपने देश को ही देख लेते हैं, तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और कितनी तरह से लिखी भी जाती हैं यहाँ पे। इन भाषाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं और जिस लिपि में वे लिखी जाती हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं। अब देखिए, भाषाएं अलग अलग लिखी भी जाती हैं, उनकी अलग अलग लिपि भी है। लिपि मैंने आपको बताया चिन्ह, ठीक है। अब जैसे हिंदी के जितने भी अक्षर हैं उनकी लिपि है देवनागरी। इंग्लिश के जितने भी हम लेटर्स बनाते हैं उसे कहते हैं रोमन, ठीक है। पंजाबी के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं गुरुमुखी, ठीक है। संस्कृत, मराठी, नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। गुरुमुखी, गुजराती और बांग्ला की लिपियां भी देवनागरी से विकसित हुई हैं और बहुत मिलती जुलती। अब देखिए, जो पंजाबी है, गुजराती है, बांग्ला है, इन सब की लिपियां भी कुछ हिंदी से मिलती जुलती ही है, ठीक है। दक्षिण भारत की भाषाओं कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं की लिपियां देवनागरी से कुछ भिन्न है। अब देखिए, आप दक्षिण की भाषाएं देखेंगे, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, इनकी जो भाषाएं हैं, मराठी तो नहीं, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी थोड़ी अलग है। इसमें घुमावदार अक्षर होते हैं। आप देखेंगे कभी अगर साउथ की मूवी आप देखते होंगे तो उसमें किस तरह से वो अक्षर बनाए होते हैं, आप देखते भी होंगे मूवीज में। भारत की एक अन्य भाषा उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए, एक और भाषा है उर्दू, इसकी लिपि क्या है? अरबी। इस लिपि की विशेष भिन्नता यह है कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब देखिए, इसमें खास बात क्या है? उर्दू में, उर्दू जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो इस डायरेक्शन में लिखते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ दक्षिण भारत की भाषाएं, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ रहा हूँ। उर्दू में उल्टा होता है, उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है। मतलब कोई एक शब्द यहाँ लिखा होगा पहला, दूसरा यहाँ लिखा होगा, तीसरा यहाँ लिखा होगा, चौथा यहाँ। उनकी बुक भी उल्टी खुलती है, ठीक है। जो उर्दू बुक होती है वो भी उल्टी होती है। क्लियर? संसार में सर्वाधिक प्रचलित अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा कौन सी? इंग्लिश। उसकी लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। क्लियर? जापानी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। अब जो जापानीज लैंग्वेज है वो इस तरह लिखी जाती है, ऊपर से नीचे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ठीक है, एक के नीचे एक। चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। भाषा का मूल आधार शब्द, अर्थ या ध्वनि से क्या है? तो मैं इसके आंसर भी आपको बता रहा हूं, मैं मौखिक बोल के बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। तो भाषा का मूल आधार शब्द ध्वनि है, ठीक है, लिख लीजिएगा। भाषा का मूल आधार शब्द ध्वनि है। आप भाषा का प्रयोग किन किन रूपों में करते हैं? तो भाषा का प्रयोग हम दो रूप में करते हैं, मौखिक, यहाँ लिख देंगे आप मौखिक, और यहाँ लिखित, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा किस तरह लिखना है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा इसका उत्तर आपको। ध्वनियों के लिए निश्चित रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं, ये आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए ये लिखा है यहाँ पर। क्या आंसर है इसका? देखिए ये है इसका आंसर। भाषा में कोई गड़बड़ी या मनमानी ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना लिए गए हैं जिससे भाषा व्यवस्थित रहे, ठीक है। इसलिए व्याकरण का आविष्कार या बनाई गई है, इसलिए व्याकरण की ये आवश्यकता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और मराठी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। फ्रेंच की लिपि क्या है? तो फ्रेंच की है लैटिन। उर्दू की क्या है? अभी हमने पढ़ी है, उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि है ये अरबी, ठीक है। और
मराठी की देवनागरी। क्या किसी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर भी लिखी जाती है? उसका नाम बताइए। तो क्या किसी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है? बिल्कुल हाँ। किसकी लिखी जाती है? जापानी। इसका उत्तर क्या होगा? जापानी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। सारे उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप इसको देखकर कर लीजिएगा। यहाँ हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।